सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। हरियाणा सरकार के फैसले नूं हाई कोर्ट दे विच चुनौती दी गई है। निजी सैक्टर च 75% राखवें करन दे फैसले नूं हाई कोर्ट विच चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट च 3 वख-वख पटिशनां दाखिल कीतियां गईयां ने हरियाणा सरकार के इस फैसले के खिलाफ। ते सरकार दा फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। यह पटिशनकर्ता दे वल्लों कहा गया है। नाल ही कहा गया है कि इस फैसले दे नाल योग उम्मीदवारों के नाल बेइंसाफी होगी। पटिशनां ते 15 मार्च नूं सुनवाई होगी। दस दईए कि हरियाणा सरकार ने निजी सैक्टर च 75% नौकरियां सूबे के नौजवानों लिए राखवियां रखने के हुक्म जारी किए हैं। जेकर कोई कंपनी अजिहा नहीं करती तो उससे 25,000 रुपए तो 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो इस फैसले का विरोध हालांकि पहला भी जो कंपनियां वल्लों कीता जा रहा सी, तां हुण इस फैसले के खिलाफ 3 वख-वख पटिशनां भी हाई कोर्ट दे विच दाखिल होईयां ने। ते इन्हां पटिशनां दे विच यह कहा गया है कि इस फैसले दे नाल योग उम्मीदवारां दे नाल बेइंसाफी होवेगी, क्योंकि कई बार सूबे तो बाहर तो जो नौजवान आउंदे ने वो वधेरे योग हुंदे ने। ते अजिहे च जेकर 75% राखवाकरण होगा तो फिर योग उम्मीदवारों के नाल नाइंसाफी होगी। इसे दे तहत ये पटिशन दाखिल की गई है। तो पटिशनकर्ता ने यह भी कहा है कि सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। हरियाणा सरकार दे वल्लों निजी सैक्टर च 75% नौकरियां सूबे के नौजवानों के लिए राखवियां रखने के हुक्म जारी किए गए हैं, जिससे सियासत तो पहला ही पक्की हुई सी, पर हुण मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। उमेश साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो उमेश, हालांकि पहला ही कंपनियां दे वल्लों भी विरोध किया जा रहा है इस फैसले का, पर हुण मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। की कुछ जानकारी है? टोटल 3 जी पटिशन है वो फाइल की गई है वख-वख इंडस्ट्री एसोसीएशन के वलों। एक मंग एको ही है कि ये जिहड़ा सरकार ने किया 75% भी निजी क्षेत्र में दिता जाए, उन्होंने रद्द किया जाए, क्योंकि ये किते ना किते योग्यता के उपर एक सिर्फ रिजर्वेशन थोपया गया कि वो चीज भारतीय संविधान में नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के भी कई यह फैसले ने जिन्हों के खिलाफ ये चीज सरकार की है। हुण 15 मार्च को ये हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाले सिर्फ पटिशन फाइल की गई, अलग इंडस्ट्री एसोसीएशन है, कोई कॉन्फेडरेशन है, लेकिन मकसद एक है कि इस चीज को रद्द किया जाए। हुण देखना होएगा कि जिहड़ा है, क्योंकि जेजेपी का एक चुनावी वायदा सीगा जिहड़ा पूरा किया गया, सरकार की जवाब देंदी है ते कार्रवाई चल रही है। जी उमेश, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां फिलहाल दस दईए कि जो पटिशन दायर की गई है वो इंडस्ट्रीलिस्ट के वलों ही की गई है। पहला भी इंडस्ट्रीलिस्ट इस फैसले का विरोध कर रहे थे कि जेकर वो पहल देणगे सिर्फ स्थानक लोगों या स्थानक नौजवानों तो अजिहे दे विच बाहर तो जो टैलेंट आउंदा है, योग उम्मीदवार हुंदे ने, वो पिछे रह जाणगे। तां हुण हाई कोर्ट तक पहुंच गए ने ये कंपनी के मालक ने, इंडस्ट्रीलिस्ट ने, जो इस फैसले के खिलाफ। सीधा लै चलते हैं तुहानूं हरियाणा विधान सभा, जिथे मनोहर लाल खट्टर दे वल्लों बजट 2021-22 का पेश किया जा रहा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 के लिए बजट कोविड-19 के उत्पन्न अप्रत्याशित वैश्विक संकट के साये और ऐसी चुनौतियों के बीच तैयार किया गया है जो पहले कभी सामने नहीं आई। तथापि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में हमारा राष्ट्र इस संकट से निपटने में सक्षम रहा है। भारत ने लगभग 98% रिकवरी दर के साथ कोविड-19 की गति को धीमा किया है। भारत उन देशों में से एक है जहां प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 112 की न्यूनतम मृत्यु दर है और तुलनात्मक रूप से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 130 न्यूनतम सक्रिय मामले हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है जो कोविड-19 के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में सक्षम हुए हैं।
कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के प्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की विश्व भर में सराहना हुई है, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता और कौशल में उनके विश्वास की अभिव्यक्ति है। भारत सरकार ने लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपए के संचित वित्तीय प्रोत्साहन के साथ चरणों में इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में वी शेप आर्थिक रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने भी कोरोना संक्रमित लोगों को कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके तथा समाज के जरूरतमंद वर्गों तक राहत पैकेज जैसे कि भोजन, नकदी और अन्य मूलभूत वस्तुएं और सेवाएं तेजी से पहुंचाकर कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने में काफी अच्छा काम किया है। हमने कोरोना के कारण केवल 1.11% मृत्यु दर के साथ लगभग 98% रिकवरी दर हासिल की है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को तत्काल वित्तीय और चिकित्सा सहायता तथा अन्य राहत पैकेज प्रदान करने के लिए आम जन से दान स्वीकार करने के उद्देश्य के साथ हरियाणा कोरोना राहत कोष का गठन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यापक जनहित में हरियाणा कोरोना राहत कोष में किए गए उदार अंशदान के लिए मैं प्रदेश के आमजन, उद्योग जगत, सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों तथा राज्य के विधायकों और सांसदों का दिल से आभार प्रकट करता हूं और सराहना करता हूं। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों का मैं बाद में उल्लेख करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी भाव के साथ मैं वर्ष के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियां और आगामी वर्षों में आर्थिक वृद्धि तथा मानव विकास हासिल करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण और कार्य योजना प्रस्तुत करना चाहता हूं। पूंजी निवेश के माध्यम से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना इस वर्ष के बजट का मुख्य केंद्र बिंदु है। इसमें मध्यावधि परिव्यय ढांचे MTEF के रूप में 8,585 करोड़ रुपए की मुक्त निधि के आवंटन द्वारा इसकी संरचना में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। विकास की गति को तेज करने में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों और रियल एस्टेट निवेश न्यासों के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण, मानेसर के निकट ग्लोबल सिटी, जिला सोनीपत के गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी सरकार की कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएं हैं। हमारी सरकार ने 5080 गांव में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की है और वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान इसका अन्य गांव में भी विस्तार करने का प्रयास किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रक्रिया को प्राकृतिक रूप से सहभागितापूर्ण बनाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष मैंने राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के विचारों और सुझावों को बजट में शामिल करने के लिए उनके साथ पूर्व बजट परामर्श की पहल की थी। महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के विधायकों और सांसदों से प्राप्त 527 सुझावों में से 200 सुझावों को पिछले वर्ष में शामिल किया गया। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਟੈਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। पूर्व बजट परामर्श की पहल की थी। महोदय, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के विधायकों और सांसदों से प्राप्त 527 सुझावों में से 200 सुझावों को पिछले वर्ष बजट में शामिल किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान उनमें से 71 सुझाव लागू किए जा चुके हैं और शेष 129 सुझाव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। हमारे कुछ साथियों ने इस बारे में पूछा था, इसलिए उनका भी ये उत्तर है। इस वर्ष के लिए मैंने राज्य के सभी विधायकों और सांसदों तथा अन्य प्रतिष्ठित हितधारकों के बजट 2021-22 के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार साझा करने का अनुरोध किया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विधायकों और सांसदों से 410 सुझाव मिले हैं, जिनका अध्ययन करने पर ध्यान में आया है कि बजट संबंधी
लगभग 54 प्रस्ताव हैं, शेष क्षेत्र की मांगों के ऊपर आधारित हैं। इसलिए जितने सुझाव पिछली बार शामिल करने के लिए थे उसमें कमी है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष बातचीत न करके और ये पत्राचार के द्वारा सुझाव मंगाए गए थे। इन सबको इस बजट प्रक्रिया में यथोचित ढंग से विचार किया है। असाधारण परिस्थितियों में असाधारण नीतियों की आवश्यकता होती है। चूँकि कोविड-19 महामारी के अप्रत्याशित चुनौतियां पेश की हैं और हमें कई सबक सिखाए हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इससे हमें स्वयं को और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के अपार अवसर भी मिले हैं। क्योंकि हम धीरे धीरे संकट से उबर रहे हैं, हमें और भी बड़े पैमाने पर रिकवरी और पुनरुत्थान की दिशा में रणनीतिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। मैं इस बजट को हरियाणा के लिए विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने का एक अवसर मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के लिए वी शेप रिकवरी हेतु एक सुदृढ़ और उदीयमान हरियाणा के लिए यह रणनीति 4 स्तंभों के आधार पर तैयार की गई है। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं: प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकताएं निर्धारित करना, मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क MTEF रिजर्व फंड बनाना, परिणाम आधारित विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना। पहला है प्राथमिकताएं। बजट के लिए महत्वपूर्ण है कि उन विशिष्ट क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जो विशेष रूप से संकट के समय अर्थव्यवस्था में उछाल के लिहाज से अति आवश्यक हैं। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे की पहचान उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में की है जिन पर हमें रिकवरी और पुनरुत्थान के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के इस समय में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देना सर्वोपरि है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है और हमारी आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार है। हरियाणा के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसानों को सहायता जारी रखने की आवश्यकता है। यह बजट किसानों है न्यूज़ 18 नेटवर्क। तुसी देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ए है न्यूज़ 18 नेटवर्क। तुसी देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ए है न्यूज़ 18 नेटवर्क। तुसी देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ए है न्यूज़ 18 नेटवर्क। तुसी देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है।
ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਧੀਕ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜੋ ਹੈ तैनाती या नियुक्ति ना होवे। ज्यादा जानकारी लिए सुशील पांडे साडे सहयोगी जुड़े ने। तो सुशील, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में? तौर से अमृत, ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जो चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र एजेंसी है और ऐसे में इसमें जो आयुक्त की नियुक्ति हो वो भी फिलहाल स्वतंत्र अधिकार के तहत हो। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या किसी भी सरकारी अधिकारी को जो किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित हो उसको फिलहाल राज्य सरकारें आयुक्त ना अपॉइंट करें, क्योंकि अगर वो अपॉइंट करती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी विशेष फिलहाल पार्टी के पक्ष में उसका दबाव जरूर माना जा सकता है। और जिस तरह चुनाव आयोग काम करता है वो एक निष्पक्ष एजेंसी के तौर पर काम करता है, लिहाजा ये बहुत चौंकाने वाला मामला है। क्योंकि गोवा इस प्रकार की घटना हुई थी जिसमें गोवा सरकार की तरफ से जो सचिव थे उनको राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था, जिसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो व्यक्ति सरकार में कोई कार्यालय संभाल रहा हो और उसे राज्य चुनाव आयुक्त नहीं बनाया जा सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयुक्त जो है वो स्वतंत्र और स्वामित्व निर्णय वाला व्यक्ति होता है और कोई भी सरकार किसी भी अधिकारी को निर्वाचन आयोग का आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार अगर देती है तो ऐसा करना कहीं ना कहीं लोकतंत्र का माखौल उड़ाना जैसा लगता है। ये फिलहाल जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की टिप्पणी थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारें जो चुनाव आयुक्त को फिलहाल अपॉइंट करती हैं वो ऐसे किसी व्यक्ति को अपॉइंट करें जो किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी भी पर्टिकुलर सरकार का नुमाइंदा ना हो। जी सुशील, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੋ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜੋ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਡੇਪੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੱਡੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਆਪ ਡੇਪੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਤੀ। 6 ਜਣੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਦਾ ਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘੋਲ ਡੈ ਪਿਆ ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧੂ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? बिल्कुल अमृत, हाले तक इस युवती बारे कुछ भी पता नहीं लग पाया है। इस वेले घटना ਨੂੰ अंजाम दिता गया ਜਦੋਂ युवती अपने पिता ਅਤੇ माता ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ सैर ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 6
ਯੁਵਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 6 ਯੁਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਵਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤ। जी अमित, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे रही। तो फिलहाल उस नौजवान की भाल की जा रही है जिस ते इल्जाम परिवार के वालों लगाए गए ने। फिलहाल लड़की कित्थे है, किस हाल दे विच है, इस बारे अजे कुछ भी पता नहीं चल पाया है। परिवार बेहद चिंता दे विच है ते पुलिस दे कोल इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा